हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु एक्सपर्ट, जहां पे आज हम नेक्स्ट और लास्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे जो कि है वैक्यूल्स। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि बेसिकली वैक्यूल्स होता क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो वैक्यूल है ना, ये एक तरीके से मतलब एक कैविटी है। कैविटी मींस कह सकते हैं कि हॉलो एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, और एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ फ्लूइड्स। ओके, तो वैक्यूल्स खुद में क्या है, एक तरीके से एक कैविटी है जिसमें कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये कहां मौजूद होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, अब देखिए सेकेंड पॉइंट दिया है, द वाटरी फ्लूइड ऑफ द वैक्यूल्स इज कॉल्ड सेल सैप। जो वैक्यूल्स होता है, तो वैक्यूल्स में जो कैविटी होती है वो फ्लूइड से फिल्ड होती है। जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसमें जो वाटरी फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं सेल सैप। मतलब आप समझो कि कोई एक बलून है, तो वो बलून आपका है वैक्यूल्स। ठीक है, और उस बलून के अंदर जो आप पानी भरे हुए हो ना, होली के टाइम पे जो एक दूसरे पे मारते हो, तो बेसिकली वो जो बलून्स के अंदर जो पानी है वो पानी है आपका सेल सैप। ओके, तो पानी को आप सेल सैप कहोगे और पूरे बलून को क्या कहोगे, वैक्यूल्स कहोगे। ओके, नेक्स्ट है, they are surrounded by a single membrane called tonoplast and this is very important for you all। जैसे कि हमें ये बताया जा रहा है कि जो वैक्यूल्स होता है इसका जो मेम्ब्रेन होता है, पहले तो इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन, और उस एक मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ओके, उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स ऑक्यूपाई जनरली 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। अब देखिए, जो वैक्यूल्स होते हैं ना, ये प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं, और प्लांट सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, तो वो डायग्राम प्लांट सेल का ही है। थोड़ा डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। ये कोई प्लांट सेल है जिसमें आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल है जो कि लगभग 90% एरिया, मतलब 90% एक तरीके से वॉल्यूम ये कवर कर ले रहा है। ठीक है, ये प्लांट सेल्स का वैक्यूल है। तो ये प्लांट सेल का जो वैक्यूल है, तो वैक्यूल्स के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इस वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उस फ्लूइड्स को हम बोलेंगे सेल सैप। ठीक है, और इसके पास अपना एक छोटा सा अंदर भी एक वैक्यूल होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। तो ओवरऑल ये हमारा वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को याद रखनी होगी, कि जो वैक्यूल्स होते हैं ना बच्चे, ये वैक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल्स के पास कोई भी वैक्यूल नहीं होता है। लेकिन इफ एनी केस अगर उसके पास वैक्यूल्स हैं एनिमल सेल्स के पास, तो बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे। ठीक है, तो अगर हमें वेल डेवलप्ड बड़े वाले वैक्यूल्स देखने हैं ना, तो वो बड़े वाले वैक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट सेल्स में देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है, vacuoles are generally absent in the animal cells. If present, these are usually much smaller and temporary. अब यहाँ पे जो बात मैंने भी बताया कि वैक्यूल्स जनरली तो absent होते हैं एनिमल सेल्स में, लेकिन अगर वो प्रेजेंट हैं इफ एनी केस, तो वो बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे और टेम्पररी होंगे। ठीक है, जब इनका वर्क खत्म हो जाएगा तो वो भी वहां से खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। तो लिखा हुआ है, वैक्यूल्स हेल्प्स टू प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। अब एक चीज आप लोग यहां से ध्यान से सुनिएगा, जितने भी प्लांट सेल्स के पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके से टर्जिडिटी देते हैं, टर्जिडिटी देंगे, रिजिडिटी देंगे। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो ना कि अगर ये कोई प्लांट सेल्स है, तो ये अगर मतलब रप्चर नहीं हो रहा है, फट नहीं रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है उसका वैक्यूल उसको अंदर से पूरा एकदम स्ट्रेंथ वाइज उसको पकड़ के रखा हुआ है कि उसको थोड़ा भी इधर उधर नहीं होने देगा। तो बेसिकली जो वैक्यूल्स होते हैं ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, कठोरता देते हैं किसी भी प्लांट सेल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, इट एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूजफुल मिनरल्स एंड साल्ट। वैक्यूल्स ऐसा एरो गैरो आदमी नहीं है, ये कुछ स्पेशल पिगमेंट्स का भी स्टोरेज करता है। अब जाहिर सी बात है कि ये स्टोरेज में हेल्प करेगा, बड़ा सा इसके पास सैक है तो ये पिगमेंट्स का स्टोरेज करता है। सम टाइम ये वेस्ट प्रोडक्ट का भी स्टोरेज करता है, और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और साल्ट का भी स्टोरेज करता है। तो वैक्यूल्स हमेशा की तरह अगर देखा जाए तो इट एक्ट एज अ स्टोरेज बॉडी, ये एक स्टोरेज के जैसा भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ऑर्गेनिज्म वाइज ये वेरी करते हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स में तो मतलब एक वेल डेवलप्ड वैक्यूल है, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो वैक्यूल्स 3 तरीके के होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल्स। ठीक है,
सेंट्रल वैक्यूल जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज वगैरह में हेल्प करेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अगर हम बात करें तो बेसिकली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं ये इजिली मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे और रिलैक्स कर पाएंगे। तो ये हमेशा की तरह अगर जितने भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स के पास मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि उनके पास सिंगल सेल मतलब एक ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का मेन फंक्शन होता है कि बहुत ही आसानी से ऐसे सिकुड़ सकता है, बहुत आसानी से एक्सपेंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि फूड वैक्यूल्स जो होते हैं ये एक ऐसा कैविटी होता है जिसमें बेसिकली फूड का डाइजेशन होता है। और अगर कोई भी सेल, लिसन केयरफुली, अगर कोई भी सेल इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है ना, अगर अपने सेल के अंदर डाइजेशन करवाता है तो बेसिकली उनके पास होता है फूड वैक्यूल, और ये फूड वैक्यूल्स बहुत ही आसानी से फूड का डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। तो वैसे तो हमारे पास प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स है, एनिमल सेल्स में नहीं है, सम टाइम टेम्पररी होता भी है। और वैक्यूल्स 3 तरीके के होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड लास्ट वन इज फूड वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये है वैक्यूल्स के सारे पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा सेल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि सेल्स के 2 मेन टाइप्स होते हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंड absence ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसमें होता है हमारा पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। नाम से अगर देखा जाए तो प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और यू मीन्स होता है एडवांस एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो अगर डिफरेंस वाइज समझा जाए ना तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स फुल्ली वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंस के बेसिस से समझे तो लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल्स, हम कह सकते हैं प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव and karyotic means न्यूक्लियस। इनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, मतलब इनका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होने वाला है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं बेसिकली यू मीन्स होता है एडवांस और कैरियोटिक मीन्स होता है, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स एकदम एडवांस न्यूक्लियस वाले होते हैं। तो अगर माइंड में पहली बार मेकअप किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं है और यूकैरियोटिक सेल्स फुल्ली वेल डेवलप्ड सेल्स है। अब हम यहाँ पे पहले पॉइंट को देखेंगे, लिखा हुआ है लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। कह रहा है हमसे कि जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना बच्चे, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका जो आउटर कवरिंग जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो इनके पास होता ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है लेकिन इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल है न्यूक्लियोइड में। तो ऐसा नहीं कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, डीएनए नहीं होगा या फिर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। इसके पास डीएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन भी है, लेकिन उसके पास अपना कवरिंग नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, सारे मटेरियल्स है लेकिन बस वो मटेरियल्स किसी भी एक इन्वेलप पे बंद नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो इनके पास न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, इनको देखेंगे, लिखा है हैव अ ट्रू न्यूक्लियस इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बच्चे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड भी होता है। ठीक है, तो इनका फुल्ली वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में दे रहा है साइज इज स्मॉलर अबाउट 1 to 10 म्यूम। ये मैंने बताया था आप लोग को कि सेल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, तो बेसिकली इसको हम लोग माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, उसको हम लोग माइक्रोन या म्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और 1 से 10 म्यूम इनका ओवरऑल डायमीटर होता है। ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये बड़े होते हैं। ठीक है, और इनका लेंथ जो होता है डायमीटर कह सकते हैं 10 to 100 म्यूम होता है। ठीक है, तो इनके कंपैरिजन में तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus etc। मतलब हमसे ये कह रहा है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं है, इसके साथ ही साथ इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है। मतलब इसके पास बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर वाले गोल्गी बॉडीज या फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया कह ले या ईआर कह ले, इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं है। ठीक है, हाँ न्यूक्लियस के मटेरियल्स है तो न्यूक्लियर मटेरियल है, और एक बात और, इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स भी होता है। ठीक है, तो इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स है और उसके साथ साथ इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल है। लेकिन
इन भाई के पास सब कुछ होता है। कंटेन्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, गोल्गी बॉडीज, ईटीसी कह लीजिए। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास सब कुछ है बच्चे, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल सारे प्रेजेंट है, एकदम एडवांस सेल है, इसके पास सब कुछ है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का 4th पॉइंट देखेंगे, यूजुअली सिंपलर सराउंडेड बाई अ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है और इनकी बॉडी बेसिकली सेल वॉल से सिंपली सराउंडेड होती है और वो सेल वॉल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बेसिकली बना हुआ होता है। वैसे आप लोग ऐसे जानते होंगे कि सेल वॉल जो होता है ये प्लांट सेल्स का आउटर कवरिंग होता है और साथ ही साथ ये एक हार्ड कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म से पॉलीसेकेराइड से बना होता है जिसका नाम होता है सेलुलोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यूकैरियोटिक में तो कह रहा है मोर कॉम्प्लेक्स may or may not have a cell wall, plant and fungi have cell wall, animals do not, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, बेसिकली इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता नहीं है, ये फुल्ली कॉम्प्लेक्स है। इनके पास खुद का सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन किनके पास होगा, तो जितने भी प्लांट्स हैं इनके पास सेल वॉल होगा, जितने भी फंगस है इनके पास सेल वॉल होगा, लेकिन एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास जो भी इनका सेल होगा उसके पास अपनी आउटर कवरिंग है, सेल वॉल है, बहुत हार्ड नहीं है बट पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर प्लांट सेल्स हैं तो आउटर कवरिंग इनका सेल वॉल होगा, अदरवाइज अगर एनिमल सेल है तो बेसिकली उसके पास सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में कंटेन प्लाज्मिड्स, ओके। कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास सिंगल स्ट्रैंड वाला एक सर्कुलर डीएनए होगा जो कि फ्रीली इनके साइटोप्लाज्म में घूमता है, ठीक है। और उसके पास प्लाज्मिड्स भी होंगे। प्लाज्मिड्स में हमने बताया था आपको वायरस वाले वीडियो में कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं बेसिकली ये प्रोटीन का कोटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स एसोसिएटेड विद हिस्टोन्स, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लाज्मिड्स है, बल्कि यहाँ पे बहुत ही सारे क्रोमोसोम्स हैं और वो साथ ही साथ हिस्टोन्स के साथ है। हिस्टोन आप लोग जानते होंगे ये होता है स्पेसिफिक प्रोटीन, और ये वो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि डीएनए के साथ आसानी से भाई भाई करके रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स में, दिया है राइबोसोम्स आर स्मॉलर 70s टाइप, ठीक है। राइबोसोम्स मैंने बताया था, तो ये S होता है स्वेटबर्ग यूनिट और ये है 70s टाइप। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके पास जो राइबोसोम्स होता है बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा सा होता है, ठीक है। और इनके पास जो राइबोसोम्स होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, बड़ा होता है, 80s टाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स में दे रहा है कि टिपिकली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं बहुत ही एडवांस सेल नहीं है, तो जब भी इनको रिप्रोडक्शन करना है, अपने जैसे दो को बनाना है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको जानते होंगे कि इसमें सिंगल पेरेंट्स न्यू वन को बना लेते हैं, इसमें सिंगल पेरेंट्स न्यू वन को बना लेते हैं। तो बेसिकली सिंगल पेरेंट क्या है, न्यू वन को बना लेगा आराम से। तो सिंगल पेरेंट बाइनरी फिजन करेगा, बाइनरी फिजन इन सेंस कि एक सेल जो है वो दो सेल्स में टूट जाएगा और दो ऑर्गेनिजम्स वहां पे न्यू वन बन जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बाइनरी फिजन करता है, ठीक है। और जो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स है लिखा है कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, अंडरगो माइटोसिस एंड मियोसिस। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ये एसेक्सुअली कर रहे हैं तो माइटोसिस करेंगे, ठीक है। और अगर ये सेक्सुअली कर रहे हैं तो बेसिकली ये मियोसिस करेंगे। अब ये माइटोसिस और मियोसिस क्या है तो आगे की वीडियो में मैं डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप लोग समझ जाइए कि जो माइटोसिस होता है इट इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन जिसमें जो भी पेरेंट सेल होता है वो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाता है, दो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाता है, ठीक है। और मियोसिस में क्या है कि पेरेंट सेल्स जो होते हैं वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं और 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होकर 4 ऑर्गेनिजम्स बनाती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है ना, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में मियोसिस होता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी का जो डिवीजन है, जो सेल डिवीजन हमारी बॉडी में होता है, सोमैटिक सेल डिवीजन, वहां पे पेरेंट सेल 2 में टूटता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि माइटोसिस जो है ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है और मियोसिस जो है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल्स देख लीजिए, दिया है बैक्टीरिया एंड आर्की, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक्स है इसमें प्लांट्स, एनिमल, फंगस, कोई भी प्रोटिस्टास वगैरह, प्रोटोजोआस, ये सारे ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाएंगे यूकैरियोटिक में, ठीक है। फिलहाल अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। तो ऐसे तो हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म वाइज प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होती हैं, क्योंकि प्लांट्स के पास प्लांट सेल्स होंगे और एनिमल्स के पास एनिमल सेल्स होंगे, जो कि बहुत कॉमन थिंग है। लेकिन अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में कोई डिफरेंस होता है क्या?
इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंस के बेसिस पे यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है इससे समझते हैं। लिखा हुआ है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रही है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल्स में होता है। लिखा है सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज। जो प्लांट सेल्स होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में कह रहा है सेल्स आर यूजुअली स्मॉल इन साइज। एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। लिखा है सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है। वैसे सेल मेम्ब्रेन हमने दोनों पॉइंट्स में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास होता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होता है, एनिमल सेल्स के पास नहीं होता है, ठीक है। अब ये सेल वॉल है क्या? तो सेल वॉल हम कह सकते हैं कि सेल वॉल एक हार्ड एक कवरिंग है जो कि बना होता है पॉलीसेकेराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, और ये बहुत ही ज्यादा रिजिड होता है, हार्ड होता है, ताकि प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे सके, ठीक है। तो ये इतना हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी कर देती हूँ कि सेल वॉल जो होता है ये आपका बना होता है कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट के क्या, कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली होते हैं, और ये पॉलीसेकेराइड्स मिलके एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेलुलोज, ठीक है। तो सेलुलोज जो होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल किससे बना है तो आप बोलोगे सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इनके पास होता है लेकिन इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट है। अब थर्ड पॉइंट है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के पास, प्लांट सेल्स के पास होता है, एनिमल सेल्स के पास नहीं होता है। और प्लास्टिड्स का काम क्या होता है? प्लास्टिड्स जो होती है इनका मेन वर्क ये होता है कि ये प्लांट्स को कलर देती हैं। इट हेल्प इन कलरेशन में हेल्प करती हैं। समटाइम इट ऑल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, और समटाइम इन स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज में हेल्प कर रही है, कहीं कहीं पे ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है, कहीं कहीं पे ये कलर देने का काम कर रही है, ठीक है। तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स के पास होता है, एनिमल सेल्स के पास नहीं होता है। वैक्यूल्स आर जनरली प्रेजेंट बट ओनली 1 और 2 लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, जो प्लांट सेल्स होते हैं ना इनके पास बच्चे वैक्यूल्स होता है, लेकिन वो वैक्यूल्स बहुत ही बड़ा होता है। तो बड़ा वैक्यूल एक होगा या 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो 1 या 2 इनके पास वैक्यूल्स होते हैं, वो भी सेंट्रल वैक्यूल, वो भी लार्ज होंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट, इफ इट इज प्रेजेंट दे आर मोर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। जो एनिमल सेल्स होते हैं इनके पास वैक्यूल्स बेसिकली एब्सेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर इनके पास वैक्यूल्स होते भी हैं तो वैक्यूल्स का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन साइज छोटी होगी, ठीक है। मतलब वैक्यूल्स यहाँ पे तो सिर्फ 2 वैक्यूल्स थे ना प्लांट सेल में, 2 वैक्यूल्स थे, वो भी बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे जो भी वैक्यूल्स है ना बच्चे वो छोटे छोटे होंगे और ज्यादा अमाउंट में होंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है डिक्टियोसोम्स सब यूनिट ऑफ गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट, और यहाँ दिया है प्रोमिनेंट गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट। जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं इनके पास वेल डेवलप्ड गोल्गी बॉडीज है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके पास गोल्गी बॉडीज नहीं होती हैं, उसकी सब यूनिट्स होती हैं, उसका छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। तो आप इस बात को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं इन सभी प्लांट सेल्स के पास डिक्टियोसोम्स होता है, न कि गोल्गी बॉडीज, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स आर आइदर एब्सेंट और अ फ्यू इन नंबर, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो लाइसोसोम्स होते हैं ना ये या तो प्रेजेंट हो सकते हैं और या फिर नहीं होंगे, लेकिन बेसिकली अगर ये प्रेजेंट है भी ना बच्चे बहुत ही कम अमाउंट में होंगे। लाइसोसोम्स बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में सेल के पास होता है, वो भी अगर प्लांट सेल है तो। लेकिन अगर एनिमल सेल हो तो यहाँ पे तो लाइसोसोम्स अच्छे खासे अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट, इंस्टेड पोलर बॉडीज आर प्रेजेंट, ठीक है। जितने भी बच्चे प्लांट सेल्स होते हैं ना इनके पास जो सेंट्रोसोम्स होता है तो सेंट्रोसोम्स इनके पास एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम्स इनके पास नहीं है, लेकिन सेंट्रोसोम्स की जगह पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि है पोलर बॉडीज। अब सेंट्रोसोम्स का मेन फंक्शन होता है सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में एस्टरेज बनाती है, स्पिंडल फाइबर बनाती है, तो एनिमल सेल्स के पास सेंट्रोसोम्स हैं तो वो आसानी से जब भी सेल डिवीजन कर रहा होगा तो अपने काम कर लेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की तो प्लांट सेल्स के पास तो सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। अब वहां पे अगर सेल डिवीजन होगा तो एस्टर कौन बनाएगा, स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा? वहां पे एस्टर और स्पिंडल फाइबर बनाने वाला सिर्फ एक आदमी है, और इस एक आदमी का नाम है पोलर बॉडीज, ओके। यहाँ पे दे रहा है सेंट्रोसोम्स आर एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे वेल डेवलप्ड सेंट्रोसोम्स भी हैं और सेंट्रियोल भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं स्टोर्स एनर्जी एज स्टार्च।
जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं ना बच्चे, अगर इनको एनर्जी का स्टोरेज करना है तो बेसिकली ये स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। और जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं ये कभी भी एनर्जी को ग्लाइकोजेंस के फॉर्म में स्टोर करते हैं। मतलब आप हम लोग की बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है ना वो हमेशा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। एनिमल्स में कभी भी एनर्जी अगर स्टोर हो रही है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगी, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही होगी, तो वहां पे स्टोरेज के लिए स्टार्च होगा, ठीक है। जैसे कि हम फूड लेते हैं ना बच्चे, तो जब हम फूड लेंगे तो ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, चाहे हम हो या फिर प्लांट्स हो, ठीक है। तो हम लोग जब फूड के फॉर्म में ग्लूकोज लेते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज अपना काम करता है और उसके बाद बचा हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। और वहीं पे एनिमल्स की अगर प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है कि वो लोग अपना ग्लूकोज बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, उसे यूज भी कर लेते हैं और यूज करने के बाद उसी ग्लूकोज को वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, हम लोग की बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर हो रहा है और वहीं प्लांट्स की बॉडी में अगर फूड स्टोर होना है तो वहां पे स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमारा क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। कल से आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के वीडियोस मिलेंगे। प्लीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।